हर एक प्रोसेस ये दोनों तरह की एक्टिविटी करने में सक्षम होती है। इसीलिए हम हाइड्रा के अंदर में इन एपोलर न्यूरॉन्स का नेटवर्क देखते हैं। सबसे पहले स्कैल्प आता है, सबसे आउटर लेयरिंग जो आती है वो स्कैल्प की आती है, जो कि स्किन का ही एक्सटेंशन है। फिर फर्दर बात आती है यहाँ पर क्रेनियम की, और उसके बाद से स्टार्ट हो जाती हैं मेनिंजेस, जो कि कवर करती हैं हमारे ब्रेन को। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन हमारे एम्ब्रियोनिक ब्रेन के जिस पोर्शन से डिराइव होता है, इसे कहा जाता है प्रोजेंसेफेलॉन। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सभी की सेहत बहुत अच्छी है और प्रिपरेशन चल रही है ज़बरदस्त। डियर स्टूडेंट, जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही एक हिस्सा है, तो आज इस सेशन के थ्रू हम इसे कंप्लीशन देने जा रहे हैं थ्रू डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर की वेटेज को लेकर हम बात करें तो नीट के हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट सेशन से हम सॉलिडिफाई करने जा रहे हैं हमारे इन मार्क्स को और देखने जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन डिटेल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ इस चैप्टर में ना केवल हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को समझते हुए कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन न्यूरॉन को भी समझ लेंगे। इसके अलावा हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन ब्रेन को भी समझेंगे और आखिरी में रिफ्लेक्स आर्क को समझते हुए कंप्लीशन देंगे इस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेशन की। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन? दरअसल डियर स्टूडेंट, जब हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स साथ में इनेक्ट करते हुए एक इंटीग्रेटेड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये कोऑर्डिनेशन है भी बहुत ज़रूरी। अगर इसे हम एग्जांपल से समझें तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स साथ में काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम कोई वेट उठाते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स काम करती हैं। फिर इसके अलावा चूंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेस्पायरेशन काफ़ी तेज़ हो रहा होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन काफ़ी तेज़ होता है। तो ऐसे में हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम करते हैं ताकि ब्लड को काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर में स्केलेटल मसल तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स कैसे साथ में इनेक्ट कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा कि आखिरकार ये जो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या हम ह्यूमन के अंदर में ही ये सबसे पहली बार देखे गए हैं? तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, दरअसल प्रिमिटिव टाइप के न्यूरल सिस्टम वेरियस प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में भी देखने के लिए मिले हैं। जैसे हमारी एनसीईआरटी में बात आती है हाइड्रा की, जो कि ऑर्गेनिज्म है सिलेंट्रेटा फाइलम का। उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप के जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उन्हें एपोलर न्यूरॉन्स कहा जाता है। इन टाइप्स को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जब न्यूरॉन्स की अलग अलग टाइप को हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रा में आपको इनका नेटवर्क देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू हाइड्रा। तो हमें यहाँ पर स्टक रहना है हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पर ही। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम ब्रॉडली तरीके से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दरअसल हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जहां पर मेन इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। इसमें जो बॉडी पार्ट्स हमारे शामिल हैं ये हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डियर स्टूडेंट, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए या यहां से इंफॉर्मेशन को अफेक्टर ऑर्गन तक ले जाने के लिए नर्व्स भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। जब ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स को हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी संख्या 12 पेयर होती है और इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। वहीं जब स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व्स की हम बात करते हैं तो इन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है और इनकी संख्या 31 पेयर होती है। इन अराइज होने वाली नर्व्स को ही कलेक्टिवली हम पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है विसरल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ये जो नर्व्स क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो अराइज होकर वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंच रही हैं, ये यहाँ पर फर्दर और 2 तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं।
अगर जो अराइज होने वाली नर्व्स हमारे वॉलंटरी ऑर्गन्स को कवर कर रही होती हैं, वहां तक कनेक्शन पहुंचा रही होती हैं, तो इन्हें हम एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। वहीं जो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना या उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली नर्व्स को हम यहां पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, जब कभी हमारी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात आती है तो हमारी यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑल्दो हमारी जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर में हमारे ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। फर्दर डियर स्टूडेंट, जब बात यहां पर आती है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने वाली नर्व्स की, तो इन्हें हम यहां पर एफरेंट फाइबर्स कहते हैं या एफरेंट नर्व फाइबर्स कह देते हैं। वहीं सीएनएस से इंफॉर्मेशन को अफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने वाली नर्व्स के बारे में हम बात करें तो उन्हें हम इफरेंट नर्व फाइबर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को समझ लिया है इन डिटेल और आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। फर्दर आगे बढ़ते हुए डियर स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं न्यूरल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि एक्साइटेबिलिटी और उस एक्साइटेशन को पास ऑन करने की क्षमता रखती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर्स को हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो डियर स्टूडेंट, यहां पर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, एक्सॉन पाए जाते हैं और मेन सेल बॉडी जिसे हम यहां पर सोमा या साइटोन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर साइटोन वो हिस्सा है जहां पर न्यूक्लियस भी मिलेगा, मेजर साइटोप्लाज्म भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को हम यहां पर उन प्रोसेसेस के रूप में स्टडी करते हैं जो कि मेन साइटोन से अराइज होती हैं। जहां पर डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन है कि स्टिमुलस जो भी पहुंच रहा हो उसे रिसीव करना, वहीं एक्सॉन का काम है इंपल्स को या जो भी आप कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन पहुंची है हमारे इस न्यूरॉन तक उसे पास करते हुए अगले न्यूरॉन तक या फिर पर्टिकुलर आप कह लीजिए मसल तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो इस तरीके से डेंड्राइट्स और एक्सॉन इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। डेंड्राइट्स रिसीव करती हैं और एक्सॉन्स पास करते हैं अदर न्यूरॉन्स तक या अदर सेल्स तक। तो डियर स्टूडेंट, इनको समझते हुए सबसे पहले अब हम यहां पर ऑब्जर्व करें टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को, तो हमें सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो न्यूरॉन्स जिसके बारे में हमने बात करी भी है हाइड्रा के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं उन्हें हम एपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एपोलर न्यूरॉन से मल्टीपल प्रोसेसेस अराइज होती हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस कोई भी काम कर सकती है। जहां हमने स्पेसिफिकली बात करी है रिसीव करने की और पास ऑन करने की, हर एक जो प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस ये दोनों तरह की एक्टिविटी करने में सक्षम होती हैं। इसीलिए हम हाइड्रा के अंदर में इन एपोलर न्यूरॉन्स का नेटवर्क देखते हैं। फर्दर डियर स्टूडेंट, जो अगली टाइप हमको यहां पर देखने के लिए मिलती है वो आ जाती है यूनिपोलर न्यूरॉन्स की। इससे हमारे न्यूरॉन में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक सिंगल एक्सॉन ही अराइज होता है और इस तरह के न्यूरॉन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेज। फर्दर अगली टाइप के बारे में हम बात करें तो ये होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। यहां केवल एक डेंड्राइट अराइज होती है साइटोन से और एक ही एक्सॉन अराइज होती है। ऐसी सेल्स हमें हमारे ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर में देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जो कि हमारी स्मेल करने वाली या स्मेल को सेंस करने वाली जो स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स हैं वे बाइपोलर होती हैं। इसके अलावा हमारे टेस्ट बड में भी इस तरह की रिसेप्टर सेल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। फर्दर अगली टाइप ऑफ न्यूरॉन की हम बात करते हैं तो ये आ जाते हैं स्यूडो यूनिपोलर। इनके आप कह लीजिए प्रोजेक्शन को हम ऑब्जर्व करें तो सेल से या मेन जो साइटोन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उससे एक ही प्रोजेक्शन निकला रहता है जो आगे जाकर बाइफर्केट होकर अलग अलग आप कह लीजिए कि प्रोजेक्शंस के अंदर में डिवाइड हो जाता है। ये हमें खास देखने के मिलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया में। फर्दर जो आखिरी यहां पर हिस्सा दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, यहां पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्शंस तो हैं, लेकिन डेंड्राइट्स का काम स्पेसिफिकली स्टिमुलस को रिसीव करना ही होता है और एक्सॉन का यहां पर काम स्टिमुलस को पास ऑन करना ही होता है। डेंड्राइट्स की संख्या यहां पर न्यूमरस होती है लेकिन एक्सॉन केवल एक ही होता है। तो इस आधार पर कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स को हमने समझ लिया है और हमारी जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर में आपको यही
मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको समझते हुए हम आगे बढ़ें और बात करते हैं एक और टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन की जो कि हमें न्यूरॉन्स में देखने के लिए मिलती है। डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एक मल्टीपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन को, तो ये हमें दो तरीके के ऑब्जर्व होते हैं। एक होते हैं माइलिनेटेड और दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड। इसी आधार पर न्यूरॉन्स को भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कह दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं इनके ऊपर माइलिन की शीथ होती है। ये माइलिन शीथ कहाँ से आती है? अगर हम इस बात को जानना चाहें तो एक्सॉन्स के साइड में यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम स्क्वान सेल्स कहते हैं। ये स्क्वान सेल्स डेडिकेटली माइलिन शीथ को सिक्रीट करती हैं जिससे एक इंसुलेशन डेवलप हो जाता है ऑन एक्सॉन। तो डियर स्टूडेंट, मल्टीपल स्क्वान सेल से रिलीज होने वाले ये शीथ जब एक दूसरे के साथ में आप कह लीजिए कनेक्ट नहीं होते, बीच के अंदर कुछ गैप इनमें छूटता है, तो उसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं या एक्सॉन्स होते हैं उनके ऊपर में आपको स्क्वान सेल तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वे माइलिन को रिलीज या सिक्रीट नहीं करते। तो ऐसे में ये दो तरह की कैटेगरीज हमें न्यूरॉन्स की देखने के लिए मिलती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स काफी तेज इंपल्स को कंडक्ट करते हैं और नॉन माइलिनेटेड स्लो इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे आप कह लीजिए कि नर्वस सिस्टम के अंदर में मेजर जो सेल्स अगर माइलिनेटेड होती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इंपल्स काफ़ी क्विक होता है, और वहीं पर जो अगर नॉन माइलिनेटेड हमें देखने के लिए मिलती हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पर स्लो होता है। ऑल्दो केमिकल कोऑर्डिनेशन के मुकाबला अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी फास्ट देखने के लिए मिलेगा हमें, किसमें? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें हम बारीकी से समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार नर्व्स में कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में दो हिस्सों का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये हैं डेंड्राइट्स और दूसरा है एक्सॉन्स। डियर स्टूडेंट, डेंड्राइट जैसा कि हम जानते हैं इंपल्स को रिसीव करने का काम करते हैं और एक्सॉन्स जो हैं ये इंपल्स को पास ऑन करने का काम करते हैं। तो ऐसे में इनके एंड्स पर स्पेसिफिक रीजन्स पाए जाते हैं जो कि ये रिसीविंग और पास ऑन करने का काम कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां पर एक्सॉन के एंड पार्ट को देखते हैं तो इसे कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। दरअसल डियर स्टूडेंट, सिनेप्टिक नॉब से आप कह लीजिए कि अगले जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से कनेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसे साइनेप्स कहा जाता है। इस साइनेप्स से होकर इंपल्स जब पास ऑन हो रहा होता है तो ये दो तरीकों से हो सकता है। एक है केमिकल अप्रोच और दूसरी है इलेक्ट्रिकल अप्रोच। डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारी एनसीईआरटी में खास एम्फेसिस किया गया है केमिकल अप्रोच के ऊपर में, तो उसे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल इंपल्स का भी एक मैं ब्यौरा यहां पर दे देता हूं। दरअसल डियर स्टूडेंट, जब बात आती है यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में यहां पर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि सिनेप्स का साइज जो है वो काफी रिड्यूस्ड होता है और यहां पर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन प्री सिनेप्टिक नोब एंड पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स। तो हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि इंपल्स थ्रू आप कह रही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्लियरली और काफी तेज तरीके से पहुंच जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। पर हमें यहां पर खास एम्फेसिस करना है केमिकल अप्रोच के ऊपर में, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स से थोड़ा स्लो होता है लेकिन काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट आवर न्यूरल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमें एक्साइटेशन को समझना होगा कि एक्साइटेशन क्या होती है। दरअसल डियर स्टूडेंट, हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं सभी के ऊपर में हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मिलता है अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। हमारी जो नर्व्स होती हैं ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, तो दीज आर नॉट एक्सेप्शन ऑफ द फिनोमिना। यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। आमतौर पर जब कोई इंपल्स पास ऑन नहीं हो रही होती तब भी आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मिलता है और इसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके रीजन को हमें यहां पर थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, जब हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि आखिरकार इन मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल है क्यों, तो रीजन पता चलता है आयनिक डिफरेंस या फिर आप कह लीजिए आयनिक ग्रेडियंट। डियर स्टूडेंट, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है
यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है, जबकि हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयरिंग है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है और इंटरनल तरफ में नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। यहाँ आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि अंदरूनी तौर पर जो पोटेशियम की प्रेजेंस है वो भी पॉजिटिव आयन ही होते हैं, फिर यहाँ पर अंदर की सरफेस पर यानी सेल मेम्ब्रेन की अंदर की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? इसके पीछे रीजन होते हैं प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं और पोटेशियम आयन की जो चार्ज है उसे यहाँ पर नलिफाई कर रहे होते हैं। तो रिजल्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि मेम्ब्रेन के आउटर रीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इंटरनल रीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा कुछ चैनल्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सोडियम आयन के लिए सोडियम चैनल्स होते हैं और पोटेशियम आयन के लिए पोटेशियम चैनल्स होते हैं। ये दोनों जो चैनल्स हैं ये लीकी टाइप के होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तो ऐसे में सोडियम आयन इन सोडियम आयन लीकी चैनल से होकर सेल के अंदर आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोटेशियम आयन लीकी चैनल के थ्रू सेल से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। पर अगर ये चीज यूं ही कंटिन्यू होती रही तो ऐसे में सेल अपना पोटेंशियल लूज कर देती है। तो हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं एक खास पंप को जो कि सेल के अंदर में मेन रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट रखने का या आपके लिए मेंटेन करने का, और इसे कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। डियर स्टूडेंट, सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एटीपी को यूज करते हुए जो सोडियम सेल के अंदर पहुंच चुके होते हैं उनको दोबारा से बाहर भेजते हैं, और ऐसे में जो पोटेशियम सेल से बाहर गए होते हैं उनको वापस सेल के अंदर लेकर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। दरअसल जब सोडियम को सेल के अंदर से वापस सेल के बाहर ले जाने की बात आती है तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एक बार में 3 सोडियम आयन को यहां पर ट्रांसपोर्ट करता है और बदले में 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेकर आता है। तो इस कारण से भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो पॉजिटिव आयन का एक ग्रेडियंट फिर भी देखने के लिए मिल जाता है, और यह भी रीजन बनता है बाहर के पॉजिटिव चार्ज और अंदर के नेगेटिव चार्ज के पीछे। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये रेस्टिंग पोटेंशियल की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगेन मैं अगर यहां पर एक खास चीज आपको बता दूं तो -70 मिली वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है ऑन रेस्टिंग पोजीशन, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब बात आती है कि कंडक्शन के दौरान सिचुएशन कैसी होती है तो डियर स्टूडेंट इसको भी थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जब न्यूरॉन को एक इंपल्स मिलता है तो इसका अफेक्ट न्यूरॉन के ऊपर पाए जाने वाले स्पेसिफिक सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। ये चैनल्स ऐसे वोल्टेज डिफरेंस के कारण से ओपन हो जाते हैं और हमें रिजल्ट में देखने के लिए मिलता है सोडियम आयन का इनफ्लो। डियर स्टूडेंट, जैसे सोडियम आयन यहां पर इनफ्लो करने लग जाता है तो जो डिफरेंस हमें पहले देखने के लिए मिल रहा था कि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, ये यहां पर बदलने लग जाता है और हम यहां पर देखते हैं कि -70 MV से धीरे धीरे रिड्यूस होकर -60 -50 MV तक पोटेंशियल पहुंचने लग जाता है। फर्दर अगर ये यूं ही कंटिन्यू रह पाता है तो हम यहां पर देखते हैं कि +30 MV तक भी पहुंच जाता है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कंप्लीटली आप कह लीजिए कि जो पोलराइजेशन हमें पहले देखने के लिए मिल रही थी अलोंग द सेल मेम्ब्रेन वो रिवर्स हो चुकी होती है। जो बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था अंदर नेगेटिव चार्ज था, अब यहां पर अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। इसी स्टेज को कहा जाता है डियर स्टूडेंट डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन ही एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट जब एक रीजन में ये डीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है तो ये फिर थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन पास ऑन होना शुरू होता है। कैसे? जब एक रीजन में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन काफी बढ़ चुकी है इनसाइड द सेल, तो ये सोडियम आयन अगेन जो नियर बाय रीजन है मेम्ब्रेन के ऊपर वहां पर भी जो सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं उनको भी धीरे धीरे ओपन करता जाता है और वहां पर भी फिर सोडियम का इनफ्लो बढ़ने लग जाता है।
तो हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे यहां पर डीपोलराइजेशन पास ऑन होती जाती है थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, और यह घटना आगे बढ़ रही होती है एक्सॉन्स से होकर कहां तक जाने के लिए, सिनेप्टिक नोब तक जाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अब इस दौरान हम बात करते हैं कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स किस तरफ से किस तरफ होता है। तो डियर स्टूडेंट, जहां पर सबसे पहले ओपन हुए होते हैं हमारे सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, वो रीजन सबसे पहले डीपोलराइज होता है और बाद वाले रीजन उसके बाद सब्सिक्वेंटली डीपोलराइज होते जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझनी है, क्या डीपोलराइजेशन एक बार में कंप्लीट सेल पर आएगा? नहीं। दरअसल यहां पर अगेन सोडियम आयन चैनल की अगर हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस मैनर में आप कह लीजिए कि रिटेन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही +30 आप कह लीजिए +30 MV तक पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है, तो यहां पर फिर पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जो कि पोटेशियम आयन को सेल के अंदर से बाहर भेजने लग जाते हैं, और ये फिर रीजन बनते हैं दोबारा से रीपोलराइजेशन के। तो डियर स्टूडेंट, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा शुरुआत में -70 पर था, दैट वाज रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल आते हुए ये +30 पहुंच गया था, और अब दोबारा से रीपोलराइजेशन हो रही है पोटेशियम आयन के आउटफ्लो के कारण से। अब हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये -70 MV तक पहुंचने लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जहां पर इंपल्स फ्लो कर रहा है, वहीं पर हम यह बात भी देख पाते हैं कि किस तरीके से दोबारा से हमारे न्यूरॉन के सर्टेन पार्ट के ऊपर में रीपोलराइजेशन भी आने लग गई है। लेकिन अब यही जो रीपोलराइजेशन है फर्दर और एक लेवल आगे क्रॉस करते हुए -70 से आगे बढ़ते हुए -90 MV तक भी पहुंच जाती है। यह यहां पर चौथी स्टेज हमें देखने के लिए मिल रही होती है, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही हर एक रीजन ऑफ न्यूरॉन के ऊपर में आप देखेंगे तो जो पोलराइजेशन है वो किस तरीके से पास ऑन होती है। सबसे पहले बेसिक तौर पर कहा जाए तो रेस्टिंग पोटेंशियल की बात आती है, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है, और फिर हाइपर पोलराइजेशन होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, -90 MV जो है ये यहां पर नॉर्मल स्टेट तो नहीं है। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो -70 होता है, यहां नहीं कि जो -90 MV है इसको दोबारा से -70 तक लेकर जाना होगा, और अगेन इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो हम देखते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन के बाद दोबारा से सेल पोलराइज्ड स्टेट पर पहुंच जाती है, जो कि उसका रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट एक्सॉन के थ्रू होते हुए इंपल्स फाइनली सिनेप्टिक नॉब तक पहुंच जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट इसको आप समझ चुके हैं। हमारी एनसीईआरटी में भी इसे एक डायग्राम से शो किया हुआ है, इस कंडक्शन ऑफ इंपल्स को। तो जो करंट है यानी कि इंपल्स जो है इंटरनली अगर देखा जा रहा होता है, तो ये आपको डेंड्रॉन्स से लेकर फिर साइटोन और साइटोन के बाद में फर्दर एक्सॉन से होते हुए सिनेप्टिक नॉब तक जाते हुए दिखाई देता है। जबकि आउटर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन पर आपको रिवर्स में ये आते हुए दिखाई देता है। आई होप डियर स्टूडेंट यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं हमारे माइंड में। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार सिनेप्टिक नॉब पर किस तरह की घटना घटती है कि नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यहां पर एक्साइट हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं केमिकल सिनेप्स की। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले भी बात करी थी इलेक्ट्रिक इंपल्स की, वहां पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर में केमिकल जो सिनेप्स है इस पर खास एम्फेसिस है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो बात हमने कंडक्शन में डिस्कस कर ली है उसी को फर्दर लेकर हम पहुंच रहे हैं हमारे सिनेप्टिक नॉब पर। डियर स्टूडेंट, जब डीपोलराइजेशन की वेव पहुंचती है सिनेप्टिक नॉब पर, तो सिनेप्टिक नॉब पर पाए जाने वाले वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ये ओपन कर देती है, जिससे कैल्शियम आयन का इनफ्लो होने लग जाता है सिनेप्टिक नॉब में। ऐसा भी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जैसे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में ज्यादा होती है, वैसे ही कैल्शियम आयन की भी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो जब कैल्शियम आयन का इनफ्लो होता है तो ये
उन वेसिकल्स के मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होने की प्रोसेस को कंडक्ट कराता है, जिन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन फिल्ड होता है। जब ये वेसिकल्स फ्यूज कर जाती हैं मेम्ब्रेन के साथ में, तो इनमें पाए जाने वाला एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर में रिलीज हो जाता है और रिसीव किया जाता है थ्रू रिसेप्टर ऑफ डेंड्राइट्स, यानी कि एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर्स आपको डेंड्राइट्स पर देखने के लिए मिलते हैं, जिससे एक्साइट होकर डेंड्राइट्स के अंदर फिर ओपन हो जाते हैं लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां पर एसिटाइल कोलिन की प्रेजेंस में सोडियम आयन का इनफ्लो होने लग जाता है थ्रू लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। तो क्या सोडियम आयन का इनफ्लो अगली जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स में एक्साइटेशन क्रिएट कर देगा? यस। अब फिर यहां पर वही कहानी चलेगी कि जो पोटेंशियल अब जनरेट हो चुका है डेंड्राइट्स में, वो पास ऑन होते हुए साइटोन से फिर एक्सॉन तक जाएगा और आगे आने वाले न्यूरॉन्स में या फिर अगली मसल में इस एक्साइटेशन को पास ऑन करेगा। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के दौरान मल्टीपल जो आप कह लीजिए सेल के लिए रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स भी जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इसको लेकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट, खास ग्रेन्यूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं साइटोन के अंदर में, ग्रेइश कलर के होते हैं, जिन्हें कहते हैं निजल ग्रेन्यूल्स। ये निजल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के मेन पोर्शंस होते हैं। ये दरअसल बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स से। तो ये जो साइट है ये आपको मेजर जो आप कह लीजिए इसका जमाव देखने के लिए मिलता है, ये डेंड्राइट्स और साइटोन रीजन पर ही देखने के लिए मिलता है। एक्सॉन्स में, और आप कह लीजिए एक्सॉन का वो हिस्सा जो साइटोन से अटैच होता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है, वहां पर ये देखने के लिए नहीं मिलते। तो ये हम अच्छे से समझ चुके हैं और हमको ये बात भी पता चल चुकी है कि आखिरकार जो केमिकल सिनेप्स है वहां प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन एक आखिरी हिस्सा यहां पर अगर मैं और आपके साथ डिस्कस करूं आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने के लिए, तो डियर स्टूडेंट, ये जो एक्साइटेशन है ये अगेन यहां पर कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेसिकल्स फ्यूज कर रहे हैं दोबारा उनकी रीफिलिंग भी तो होनी है। तो एक बार जो इंपल्स पास हो गया, दोबारा से यहां पर प्रिमिटिव पोजीशन पर जाना जरूरी होता है ताकि अगली इंपल्स को भी पास करने की यहां पर पॉसिबिलिटी बन सके। तो इसके लिए एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसे ब्रेक डाउन करके एसिटाइल और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है, जहां फर्दर इनके इंटेक से सिनेप्टिक नोब के अंदर में दोबारा से एसिटाइल कोलिन बनने की प्रोसेस चलने लग जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये केमिकल सिनेप्स फंक्शन करता है और इंपल्स पास ऑन हो रही होती है फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट, ये जो पैसेज है न्यूरोट्रांसमीटर का, जैसे हमने एसिटाइल कोलिन की बात करी, मल्टीपल और भी तरह के केमिकल्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलिन और आप कह लीजिए एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, इनको जिस कैटेगरी के अंदर में हम रखते हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर डेवलप करते हैं एक एक्साइटेशन की प्रोसेस को इन फर्दर न्यूरॉन्स, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, जैसे कि गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन। तो डियर स्टूडेंट, दोनों तरह की एक्टिविटीज आपको न्यूरॉन में देखने के लिए मिलती है, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। तो यहां हमने डिस्कस कर लिया है कि किन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू यह फंक्शन हो रहा होता है, और आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, हम न्यूरॉन्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं, कंडक्शन को भी अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब बात करने जा रहे हैं हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन के बारे में सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है और बात करती है इसके ऊपर पाई जाने वाली कवरिंग्स की। डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले स्कैल्प आता है, सबसे आउटर लेयरिंग जो आती है वो स्कैल्प की आती है, जो कि स्किन का ही एक्सटेंशन है। फिर फर्दर बात आती है यहां पर क्रेनियम की, और उसके बाद से स्टार्ट हो जाती हैं मेनिंजेस, जो कि कवर करती हैं हमारे ब्रेन को। डियर स्टूडेंट, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है ड्यूरामेटर। फिर सेकंड जो लेयरिंग होती है
इसे कहा जाता है एरेक्नॉइड। फिर तीसरी लेयर होती है पिया मैटर। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 लेयरिंग्स पाई जाती हैं जो कि ब्रेन को कवर रखती हैं फ्रॉम ऑल साइड। यहां पर एक और बात पर हम फोकस कर लें तो एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस भी पाया जाता है जहां पर ब्लड वेसल्स पहुंचती हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो ब्रेन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद पिया मैटर। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन हमारे एम्ब्रियोनिक ब्रेन के जिस पोर्शन से डिराइव होता है इसे कहा जाता है प्रोजेंसेफेलॉन। तो इसलिए फोर ब्रेन की अगर डेरिवेशन को लेकर सवाल पूछा जाए तो हम यहां कहेंगे कि प्रोजेंसेफेलॉन से इसका डेरिवेशन होता है। हमारे प्रोजेंसेफेलॉन से फिर आप कह लीजिए 2 पोर्शंस फर्दर और यहां पर डिराइव आते हैं जिनको कहते हैं हम टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन वो मेजर हिस्सा है जिससे कि हमारे ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। इसके अलावा अगर हम ऑब्जर्व करें तो वेरियस और भी रीजन्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी लोब, फिर इसके अलावा हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारे जो हिस्से हैं ये आ जाते हैं टीलेंसेफेलॉन के ही अंतर्गत। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा हमने डिस्कस किया डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन से डिराइव होते हैं थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, जहां हाइपोथैलेमस को हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी देखते हैं और उसका अफेक्ट हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी देखा है, जहां पर हमने केमिकल आप कह लीजिए कि कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व किया था। तो इसके बाद जो मिड रीजन की बात आती है डियर स्टूडेंट, तो मिड रीजन में दरअसल 2 यहां पर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है क्रूरा सेरेब्री। डियर स्टूडेंट, यहां पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो हम कह रहे हैं, दरअसल यहां पर 4 कॉलिक्यूली लाई करती हैं, जिनमें से 2 सुपीरियर होती हैं और 2 इन्फीरियर होती हैं। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई हैं ये दरअसल विजुअल सेंटर के रूप में काम करती हैं और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो उनका रिलेशन जो है वो ऑडिटरी फंक्शन से होता है। फिर हम यहां पर एक और चीज मिड ब्रेन के बारे में कवर करते चलें तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने बात करी थी कि फोर ब्रेन प्रोजेंसेफेलॉन से डिराइव होता है, ऐसे ही मिड ब्रेन मीजेंसेफेलॉन से डिराइव होता है। अब मीजेंसेफेलॉन को समझने के बाद हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हाइंड ब्रेन की। डियर स्टूडेंट, हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन से डिराइव्ड होता है और इसमें भी फर्दर 2 रीजन्स पाए जाते हैं। एक है माइलेंसेफेलॉन और दूसरा है मीटेंसेफेलॉन। जहां माइलेंसेफेलॉन जन्म देता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, वहीं मीटेंसेफेलॉन जन्म देता है पॉन्स वेरोली और सेरिबेलम को। तो डियर स्टूडेंट, हाइंड ब्रेन के अंदर जो हमारे स्पेसिफिक पार्ट्स हैं ये यही तीनों हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोली और सेरिबेलम। तो डियर स्टूडेंट, अब हम हमारे इन ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनके बारे में धीरे धीरे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है। हमने सेरिब्रम के नाम से इसे रेफर किया था। डियर स्टूडेंट, दरअसल ये सेरिब्रम जो है ये हमारे ब्रेन में आप कह लीजिए मैक्सिमम पार्ट कवर करता है और हमारे ब्रेन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये दरअसल 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। दोनों हेमिस्फेयर कहे जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू फाइब्रस कनेक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम एक्सक्लूसिवली मैमल्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसी ही एक और एक्सक्लूसिव बात जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है, हम यहां पर देखें तो जो एरेक्नॉइड की हम बात करते हैं वो लेयर भी केवल मैमल्स में ही देखने के लिए मिलती है। तो ये बात भी हम ध्यान में रखते हुए चलें। तो डियर स्टूडेंट, सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारे इंटेलेक्ट से होता है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारे क्रिएटिव आइडियाज, ये सभी हमारी फोर ब्रेन की ही देन होती हैं। इसके अलावा जो अगला हिस्सा हम देखते हैं दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब का
जो फंक्शन है वो हमारे स्मेल से रिलेटेड होता है, जबकि फर्दर और रीजन्स हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें एमिगडाला आता है, उसके अलावा हिपोकैम्पस आता है। ये दरअसल लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हमारे फोर ब्रेन के हिपोकैम्पस और एमिगडाला ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ और भी पार्ट्स यहाँ पर शामिल हैं जिनको हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला रीजन जो हमने फोर ब्रेन के अंदर डिस्कस किया था डायंसिफेलॉन, उसमें भी दरअसल 3 पार्ट हमने कहे थे, एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इनमें से डियर स्टूडेंट थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी दरअसल लिम्बिक सिस्टम का ही हिस्सा होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुल 4 रीजन्स हैं जो कि मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं और ये चारों ही फोर ब्रेन का हिस्सा होते हैं। ये चारों कौन है, मैं अगेन आपके लिए इसे रिपीट कर देता हूं। यहां बात आती है हिपोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये सारे ही मिलकर आप कह लीजिए हमारे इमोशन को, हमारी आप कह लीजिए कि सैडनेस, हमारी हैप्पीनेस, उसके पीछे रीजन बनते हैं, हमारे मूड कंट्रोल को करने का काम करते हैं ये। तो यहां से इस चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात यहां पर करते हैं हम हमारे मिड ब्रेन की। तो डियर स्टूडेंट फिर ब्रेन स्टेम जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसका भी एक हिस्सा यहां पर मिड ब्रेन के रूप में एग्जिस्ट करता है। फर्दर हम यहां पर कुछ और फंक्शन को भी देख चुके हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के, ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, उसको लेकर हम बात कर चुके हैं। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो डियर स्टूडेंट हाइंड ब्रेन में हमने दरअसल 3 पार्ट्स यहां पर डिस्कस किए हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोंस विरोलाई। डियर स्टूडेंट इसमें सबसे पहले बात आ जाती है सेरिबेलम की। डियर स्टूडेंट सेरिबेलम अपने आप में स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करें तो जैसे सेरिब्रम में हमने 2 हेमिस्फीयर्स देखे थे, ऐसे ही आपको सेरिबेलम में भी 2 हेमिस्फीयर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि सेंट्रल फाइब्रस कनेक्शन वर्मिस के थ्रू अटैच्ड रहते हैं। अगर हम सेरिबेलम के स्ट्रक्चर को थोड़ा और बारीकी से ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी आपको मल्टीपल फोल्ड्स देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम आर्बर विट्टे कहते हैं। डियर स्टूडेंट सेरिबेलम का फंक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे मेजर जो आप कह लीजिए वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये हमारे सेरिबेलम से ही कंट्रोल होते हैं। अब हमारे हाइंड ब्रेन के अगले हिस्से के बारे में हम बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा डियर स्टूडेंट लगभग आप कह लीजिए कि सभी सिस्टम के अंदर में इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, पर मेजर तौर पर ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उनको गवर्न करने का काम करते हैं, जिसके अंदर में कफिंग, स्नीजिंग, हिकअपिंग ये सब आ जाते हैं। ये सारे हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही रेगुलेट होते हैं। और आखिरी हिस्सा जो है हमारा ये आ जाता है पोंस विरोलाई का। पोंस का जो फंक्शन है ये आ जाता है हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ये दरअसल न्यूमोटैक्सिक सेंटर के रूप में काम करता है और एपन्यूस्टिक वे के अंदर में भी इसका फंक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये दरअसल इंस्पायरेशन रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है और हमारी ड्यूरेशन ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हमने हमारे ब्रेन के जो मेजर पोर्शंस हैं उनको कवर कर लिया है। ऑल्दो एक और रीजन यहां पर हमारा बच रहा है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल हमने सेरिब्रम को जो यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ में कि मेजर जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी आप कह लीजिए मेमोरी एरिया है, वो सब सेरिब्रम में ही लाई करता है। पर हमारी एनसीईआरटी के अंतर्गत हमारे सेरिब्रम को भी फर्दर कुछ और रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो उनके पर्सपेक्टिव से भी हम समझ लेते हैं कि आखिरकार कौन सा हिस्सा क्या रेस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्दर अगर हम यहाँ पर अगले हिस्से की बात करें तो जो पैराइटल लोब होता है ब्रेन का, ये डेडिकेटेड होता है फॉर हियरिंग पर्पस एंड ऑल्फैक्टरी पर्पस। इसी के साथ जो ऑसिपिटल होता है वो सेंसरी रीजन होता है, ठीक है। टच, हॉट, कोल्ड, पेन, इन सब को फील करने की जो बात है ये हमारे ऑसिपिटल लोब से गवर्न होती है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे हमने हमारे सेरिब्रम को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और जो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से किन खास फंक्शन को आपके लिए रेगुलेट कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट एक आखिरी जो बात यहां पर बच जाती है हमारे ब्रेन स्टेम से रिलेटेड, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट जैसे हमने बात करी कि ब्रेन स्टेम वो रीजन होता है जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। तो इस ब्रेन स्टेम में इन्वॉल्व होने वाले जो ब्रेन के पार्ट्स हैं
उनमें हम कुछ रीजन मिड ब्रेन का भी इन्वॉल्व करके चलते हैं। इसके अलावा पॉन्स पिरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा भी ब्रेन स्टेम का ही हिस्सा होता है। ये बात ध्यान दें कि हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम पाया जाता है ये हमारे ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं होता है। तो इसको लेकर भी अगर सवाल पूछा जाता है तो वी आर रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने हमारे ब्रेन को समझ लिया है इन डिटेल। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक हिस्सा जो हमारा बच रहा है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क दरअसल उस पाथवे को रेफर कर रहा होता है जो कि इंफॉर्मेशन द्वारा कवर करी जाती है या ट्रेवल करी जाती है। शुरुआत में जब हम यहाँ पर स्टिमुलस ले रहे होते हैं या हमारा किसी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई स्टिमुलस आ रहा होता है, वहाँ से जब वो सीएनएस को सेंड करता है और फिर सीएनएस में प्रोसेसिंग के बाद में अफेक्टर ऑर्गन तक जो आप कह लीजिए कि हमारी जो इफरेंट फाइबर्स अराइज होकर पहुँच रही होती हैं उनको भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कंप्लीट पाथ जो है ये रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए ब्रेन का भी हिस्सा किसी किसी में यूज़ में आता है और कहीं पर स्पाइनल कॉर्ड का भी हिस्सा यूज़ में आता है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस एक पर्सन को मिल रहा है, ये फिर यहाँ पर से जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स ये वही नर्व्स हैं जिनको हम अभी तक यहाँ पर एफरेंट फाइबर्स के थ्रू रेफर करते आ रहे हैं। तो ये एफरेंट फाइबर्स जो हैं ये लेकर आती हैं हमारे सीएनएस तक। सीएनएस के अंदर अगर यहाँ पर कह लीजिए कि कोई इंटर न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स आर्क मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क होती है। जबकि अगर कोई इंटर न्यूरॉन यहाँ पर बीच में प्रेजेंट रहती है, जहाँ पर हम बात करें तो सेंसरी नर्व जो पहुंची है सीएनएस तक और फिर मोटर नर्व जो अराइज हुई है सीएनएस से और जा रही है अफेक्टर तक, इनके बीच में अगर इंटर न्यूरॉन एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा सिनेप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये फिर पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कही जाती है। ऐसे में एक और तरह का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपके सामने अराइज हो जाए कि रिफ्लेक्स आर्क की संख्या डिसाइड किससे होती है, तो डियर स्टूडेंट ये डिसाइड होती है अफेक्टर ऑर्गन्स से। जैसे कभी कोई एक पर्टिकुलर तरह का स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो इसका अफेक्ट ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही ऑर्गन के अंदर डेवलप हो, मल्टीपल ऑर्गन इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे में जब कभी एक रिफ्लेक्स आर्क में एक से ज़्यादा अफेक्टर ऑर्गन्स कह लीजिए कि अफेक्ट हो रहे होते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी अफेक्टर ऑर्गन्स हैं उतने ही रिफ्लेक्स आर्क भी होंगे। आपकी एनसीईआरटी में इस चीज़ को लेकर एक डायग्राम भी दे रखा है जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से जो मोटर न्यूरॉन अराइज हो रही हैं सीएनएस से, ये थाइज की एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मसल को अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो रिफ्लेक्स आर्क होंगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम समझ चुके हैं हमारे रिफ्लेक्स आर्क को भी और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपके इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है इसको कंप्लीट रिवीजन मिला होगा और इसकी हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगेन अपन अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।